हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू एसआरपी एजू अड्डा। मैं सोमा आप सभी का इस चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हमने पार्ट 2 कवर किया था जिसमें हमने 20 क्वेश्चन को डिस्कस किया था। आज के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे। इसमें दी गई सारी वीडियोज़ आपके आगामी आने वाली लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड जितने भी एग्जाम होने वाली, जैसे कि यूपीपीएससी लाइब्रेरी अटेंडेंट, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, केवीएस, बिहार लाइब्रेरियन, वेस्ट बंगाल एसएससी और या फिर यूजीसी नेट, सभी को ध्यान में रख के इस सीरीज़ को स्टार्ट की गई है। तो जो भी विद्यार्थी इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन ले रहे हैं, तो वो इस वीडियो को देख सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को इन्हेंस कर सकते हैं, एक स्टेप ऊपर की ओर ले जा सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, जो कि है who represent India as a national delegate from India to the International Conference on Cataloging Principle at Paris in 1961। आपके ऑप्शन दी गई है प्रोफेसर बी एस केसवन, ऑप्शन बी प्रोफेसर एस बशीरुद्दीन, ऑप्शन सी प्रोफेसर एस दासगुप्ता, ऑप्शन डी प्रोफेसर सी पी शुक्ला। प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो कि ऑन कैटलॉगिंग प्रिंसिपल पे हुआ था, जो कि इफ्ला ने इसको ऑर्गेनाइज किया था पेरिस में 1961 में। इफ्ला ने इसको ऑर्गेनाइज किया था जो कि 1961 में पेरिस में हुआ था। तो इसमें इंडिया को रिप्रेजेंट किन्होंने किया था? तो इंडिया को रिप्रेजेंट जो है, इंडिया को ILA इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के 2 मेंबर थे जिन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था इस कॉन्फ्रेंस में। और उन 2 पर्सन का नाम जो है, वो पहले जो पर्सन है उनका नाम है मिस्टर बिनॉय सेनगुप्ता। और जो सेकंड पर्सन है उनका नाम है CP शुक्ला। CP शुक्ला। तो आपके आंसर हो जाते हैं प्रोफेसर CP शुक्ला। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे वो है क्वेश्चन नंबर 22। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, आपके ऑप्शन दी गई है। ऑप्शन नंबर 1 22 अगस्त, बी 23 अप्रैल, सी 23 मार्च एंड डी 28 मार्च। तो वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे को वर्ल्ड बुक डे भी हम कहा जाता है नॉर्मली। और दिस डे इज सेलिब्रेटेड बाय द यूनेस्को एंड अदर रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन अक्रॉस द वर्ल्ड टू ऑनर बुक्स, ऑथर एंड टू प्रमोट रीडिंग। ऑथर और बुक्स को सम्मान करने के लिए, ऑथर को सम्मान करने के लिए इस दिन को सेलिब्रेट किया गया है, ताकि और इस दिन जो रीडिंग है उनको प्रमोट करने के लिए इस दिन को सेलिब्रेट किया गया है। और इस दिन की शुरुआत, जो वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे है, इसकी शुरुआत किसने की थी? इसकी शुरुआत जो है यूनेस्को ने की थी। यूनेस्को की एक मीटिंग, एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, यूनेस्को जनरल कॉन्फ्रेंस, जो कि कब हुई थी? 1955 में हुई थी। 1955 में एक यूनेस्को की कॉन्फ्रेंस हुई थी, जनरल कॉन्फ्रेंस। उसमें ये डिसाइड किया गया था कि वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे को सेलिब्रेट की जाएगी। और वो कौन सा दिन था? वो दिन था आपका 23 अप्रैल को ये दिन डिसाइड किया गया था कि वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे। पर ये दिन को क्यों, इस दिन में को क्यों, इसी पर्टिकुलर डे को हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं इस डे? क्योंकि इस पर्टिकुलर डे से रिलेटेड कुछ बातें हैं, जैसे कि हमारे जो ग्रेट लिटरेरी है, ग्रेट राइटर है, जैसे कि विलियम शेक्सपियर, जैसे कि आपके विलियम शेक्सपियर हुआ, या फिर माइगविल कार्वेंटिस है, या फिर इनका गार्लिका दे ला वेगा, ये जो है इनका गार्लिका दे ला वेगा। तो इन सब, ये जो पर्सन थे, दिस लिटरली डाइड ऑन दिस डे। उनकी इस पर्टिकुलर 23 डे को मृत्यु हुई थी इन सब ग्रेट पर्सन की। तो इसी को ध्यान में रखकर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए या फिर ट्रिब्यूट पे करने के लिए 23 अप्रैल को वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। ओके। और इससे जुड़ी कुछ ये तो रही स्टैटिक बातें, पर इससे करंट की भी बातें आप लोग को ध्यान में रखनी होगी। जैसे कि वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे जो है इस साल 2021 में वर्ल्ड बुक जो कैपिटल है वो कहाँ पे है? तो वर्ल्ड बुक कैपिटल ऑन 2021 वो है TB
लीसी, वो है टीबीलीसी। टीबीलीसी एक जो है वो कैपिटल है किसकी, कैपिटल ऑफ जिनेविया, नहीं सॉरी, कैपिटल ऑफ जॉर्जिया। तो कैपिटल ऑफ जॉर्जिया, तो टिबिलिसी, ये इंपॉर्टेंट है कि जो टिबिलिसी है, टिबिलिसी जो कि कैपिटल ऑफ जॉर्जिया है, इसको 2021 में वर्ल्ड बुक कैपिटल के रूप में इसको बोला गया है। वर्ल्ड बुक कैपिटल कौन है, तो टिबिलिसी। और वर्ल्ड बुक कॉपीराइट डे 2021 का जो थीम है वो क्या है, तो 2021 की जो थीम है वो टू शेयर अ स्टोरी। इस साल की जो थीम रही है वो है टू शेयर अ स्टोरी। तो ये दो बिल्कुल ही करंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है जो कि आप लोग ध्यान रखेंगे। हो सकता है आपके आने वाले एग्जाम में इस दो क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन, करंट क्वेश्चन पूछा जा सके। तो वर्ल्ड बुक कैपिटल 2021 में कौन सी है, तो टिबिलिसी जो कि कैपिटल है जॉर्जिया की। और 2021 में वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे की थीम कौन सी है, क्या रही है, तो वो टू शेयर अ स्टोरी। और वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो अप्रैल में 23 अप्रैल को, क्योंकि हमारे बहुत सारे, हमारे जो लिटरली जो राइटर है, हमारे जो ग्रेट राइटर है जैसे कि विलियम शेक्सपियर, माइकल कार्वेंटेक्स, इनका गालिका, दे ला वेगा, इन सब की जो है डेथ इसी पर्टिकुलर डे को हुई थी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, जनरल कॉन्फ्रेंस, जो कि कब हुई थी, 1995 में हुई थी पेरिस में, उसको ध्यान में रखते हुए तो इस दिन को सेलिब्रेट किया गया है। तो इतना काफ़ी है इस टॉपिक पे। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पाथ गोल थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 13 है, पाथ गोल थ्योरी ऑफ लीडर इफेक्टिवनेस इज डेवलप्ड बाय। पाथ गोल थ्योरी ऑफ लीडर इफेक्टिवनेस, ऑप्शन दिए गए हैं आपके, डॉगलस मैकग्रेगर, ऑप्शन बी है रॉबर्ट एल मैक्सवेल, ऑप्शन सी है आपके रॉबर्ट हाउस, ऑप्शन डी है आपके अब्राहम मास्लो। तो जो पाथ गोल थ्योरी है, ध्यान रखिए आप ये डेवलप्ड वर्ड कि ये आपसे डेवलप्ड पूछा गया है कि पाथ गोल थ्योरी को हम लोग जनरली कॉमन लैंग्वेज में पाथ गोल थ्योरी भी कहते हैं या फिर पाथ गोल मॉडल भी कहते हैं। तो ये डेवलप्ड किसने किया है, ये पूछा गया है। अगर आपसे यही क्वेश्चन को घुमा के पूछ लें कि पाथ गोल थ्योरी ऑफ लीडर इफेक्टिवनेस को पहली बार जो है इंट्रोड्यूस्ड किसने किया था, फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो आप क्या बोल देंगे उस समय, तो आप बोलेंगे मार्टिन इवांस 1970 में। मगर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि डेवलप्ड किसने किया। मार्टिन इवांस ने इसे फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था, बट वो डेवलप नहीं कर पाए थे उसके थ्योरी को डेवलप किसने किया था, तो उसके थ्योरी को डेवलप किया था रॉबर्ट हाउस ने। किस ईयर में, 1971, ठीक उसके एक साल के बाद 1971 में जो पाथ गोल थ्योरी है उसको डेवलप किया था रॉबर्ट हाउस ने 1971 में। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। इस थ्योरी में आखिर बताया क्या गया है, इस थ्योरी में बताया गया है कि जो लीडर होता है ये लीडर के बारे में बताया गया है कि जो लीडर के बिहेवियर होता है वो बिल्कुल भी डिपेंड होता है, निर्भर होता है एम्प्लॉयज़ के सेटिस्फैक्शन लेवल पे, उसके मोटिवेशन लेवल पे, उसके परफॉर्मेंस पे। लीडर्स बिहेवियर इज कॉन्टीजेंट टू द सेटिस्फैक्शन, मोटिवेशन एंड परफॉर्मेंस ऑफ देयर एम्प्लॉय। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखें, कंफ्यूज ना हो जाए ये डेवलप्ड वर्ड और इंट्रोड्यूस्ड। इस बार पिछले बार एग्जाम में डेवलप पूछा गया था, हो सकता है आने वाली आपके आगामी एग्जाम में फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय पूछ दे, तो आप मार्टिन इवांस का नाम याद रखेंगे। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि क्वेश्चन नंबर 24। द टर्म वेब लॉग वॉज कॉइन्ड बाय। आपके ऑप्शन दी गई है, ए ई विलियम्स, बी जैक डॉसे, सी जॉन बार्गर, डी पीटर मेरहॉल्स। वेबलॉग क्या है, एक तरह का ये ऑनलाइन कम्युनिकेशन पोर्टल है, ठीक है। ये एक तरह का ब्लॉग की तरह ही है, बट ये एक ऑनलाइन कम्युनिकेशन
पोर्टल है जिसमें दैट कैन बी बिल्ट बाय एनीवन, कोई भी इसे बना सकता है जो कि इंटरनेट एक्सेस, जिसके पास ये फैसिलिटी है कि वो इंटरनेट यूज़ कर सके, इंटरनेट एक्सेस कर सके, वो सारे लोग वेबलॉग कर सकते हैं। तो ये बेसिकली डेवलप्ड हुई थी, वेबलॉग ये किस ईयर में डेवलप हुई थी? ये डेवलप हुई थी कि 1997 में। वेबलॉग जो है वो 1997 में डेवलप की गई थी। और इस किन्होंने इसे डेवलप किया था? तो आप लोग दे इसका आंसर। द टर्म वेबलॉग वॉज कॉइन्ड बाय बार्गर, जॉन बार्गर। स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक की, जॉन JORN होगा ये, जॉन बार्गर। तो 1997 में जॉन बार्गर ने द टर्म वेबलॉग जो है उसको डेवलप्ड किया था। ध्यान में रखेंगे आप सभी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्यू फाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके व्यू फाइंड के ऊपर है कि व्यू फाइंड एक तरह का टूल है यूज्ड फॉर फर्स्ट लाइब्रेरी ऑटोमेशन, बी ऑप्शन है डिजिटल लाइब्रेरी सिस्टम, सी ऑप्शन है आपके लाइब्रेरी रिसोर्स डिस्कवरी सिस्टम, एंड डी है इंस्टीट्यूशन रिपोजिटरी। व्यू फाइंड है क्या एक्चुअली? व्यू फाइंड जो है एक तरह का लाइब्रेरी, ओपन सोर्स लाइब्रेरी सर्च इंजन है जो कि अलाउ करता है यूज़र को टू सर्च एंड ब्राउज बियॉन्ड द रिसोर्स ऑफ सॉरी, जो कि अलाउ करता है यूज़र को सर्च करना बियॉन्ड द रिसोर्स ऑफ ट्रेडिशनल ओपेक। जैसे कि जो हमारे ट्रेडिशनल ओपेक है वो एक तरह का मल्टी पॉइंट रिट्रीव, जो ओपेक है हमारा, सॉरी ओपेक, जो ओपेक है तो ये मल्टी पॉइंट, ये क्या करता है, मल्टी पॉइंट रिट्रीवल सिस्टम है। और व्यू फाइंड जो हो गया वो क्या है? अभी मोस्टली मैक्सिमम जो लाइब्रेरी है उसमें ओपेक है, बट आने वाली हमारी फ्यूचर लाइब्रेरी में हो सकता है व्यू फाइंड यूज़ किया जाए, क्योंकि ओपेक जो है वो मल्टी पॉइंट, ओपेक जो है वो मल्टी पॉइंट रिट्रीवल सिस्टम है। ओपेक के पास डिफरेंट यूज़र इंटरफेस है फॉर डिफरेंट पर्पस, डिफरेंट रिट्रीवल टेक्निक है फॉर डिफरेंट पर्पस। बट व्यू फाइंड जो है उनके पास एक सिंगल विंडो सर्च सिस्टम है। यहाँ पे क्या है? एक सिंगल प्लेटफॉर्म होता है, सिंगल प्लेटफॉर्म, सिंगल लेयर या फिर सिंगल प्लेटफॉर्म है। और ये मल्टी है, ये मल्टी प्लेटफॉर्म है यहाँ पे। जैसे कि ओपेक में अगर कोई यूज़र, मतलब अगर कोई एक लाइब्रेरी यूज़र है, वो लाइब्रेरी में गया है और पता करने के लिए कि हमारे इस सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट है कि नहीं है, या फिर इस कितने डॉक्यूमेंट अवेलेबल है लाइब्रेरी में इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो इन सब की जानकारी अगर किसी यूज़र को चाहिए तो वो पहले कहाँ जाएगा? वो कोवा में जाएगा। अगर किसी यूज़र्स को ई बुक चाहिए तो वो ई बुक से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो ग्रीन स्टोन के इंटरफेस पे जाएगा। अगर उसको फुल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट चाहिए तो वो डी स्पेस पे जाएगा। मतलब ओपेक में हर एक पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए एक अलग अलग यूज़र इंटरफेस है। बट व्यू फाइंड एक ऐसा है जहाँ पे एक कॉमन प्लेटफॉर्म होगा, जहाँ पे एक यूज़र्स एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे, सिंगल डिस्कवरी लेयर पे बैठ करके वो सारे सर्विस को अवेल कर सकता है। मतलब व्यू फाइंड में एक तरह का हम लोग देखेंगे कि इंटीग्रेटेड जो सारे सर्विस रिट्रीवल सिस्टम हो सबका एक इंटीग्रेशन होगा सिंगल पॉइंट पे बैठ करके, एक एडवांस लेवल कह सकते हैं ओपेक का। तो ये होती है ओपेक। तो बेसिकली ओपेक का जो है मेन फंक्शन क्या होता है? लाइब्रेरी ऑटोमेशन तो नहीं, डिजिटल लाइब्रेरी सिस्टम सारे इसके अंदर ही आ जाएंगे, इंस्टीट्यूशन रिपोजिटरी सारे इसके अंदर आ जाएंगे। तो ये है लाइब्रेरी रिसोर्स सिस्टम, लाइब्रेरी रिसोर्स डिस्कवरी सिस्टम है ये व्यू फाइंड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। व्यू फाइंड में बहुत सी अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जाती है, जैसे सर्च टेक्निक, जैसे कि हुआ फेसिटेड सर्च टेक्निक, उसको हम लोग कहते हैं फेसिटेड सर्च, कीवर्ड सर्च, इसी में व्यू फाइंड की ही यही है कीवर्ड सर्च। तो ये सारे सर्च टेक्निक आपके व्यू फाइंड में है, अवेलेबल है। आंसर हो जाएगी आपकी ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एस प्रॉक्सी, क्वेश्चन नंबर 26 है आपकी। एस प्रॉक्सी इज ए प्रोडक्ट ऑफ, ऑप्शन है आपके
UTLS, UTLAS, ऑप्शन बी है आपके OCLC, ऑप्शन सी है आपके RLIN, ऑप्शन डी है आपके लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। ईज प्रॉक्सी एक क्या है? ईज प्रॉक्सी एक तरह का वेब मतलब एक तरह का सर्वर है, वेब प्रॉक्सी सर्वर है। क्या ये एक वेब प्रॉक्सी सर्वर है? एक तरह का वेब प्रॉक्सी सर्वर है ये। इट्स अलाउ लाइब्रेरी टू डिलीवर ई रिसोर्सेज टू द यूज़र, मतलब कि जो यूज़र्स हैं जो कि लाइब्रेरी के कंप्यूटर नेटवर्क लैन लाइब्रेरी के नेटवर्क के अंदर नहीं है, वो बाहर है, वो अपने घर पे बैठा हुआ है और वो लाइब्रेरी के ई रिसोर्सेज को एक्सेस करना चाहता है। तो लाइब्रेरी के पास अगर ई प्रॉक्सी सर्वर होगा तो वो बिल्कुल सिक्योरिटी के साथ, बिल्कुल सिक्योरली और बहुत ही सिंपल तरीके से अपने यूज़र जो कि डिस्टेंस स्पेस में बैठे हुए हैं उनको अपने ई रिसोर्सेज को एक्सेस करने की परमिशन दे सकते हैं और इजीली जो यूज़र्स हैं वो ई प्रॉक्सी सर्वर के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं अपने घर पे बैठ के या फिर कहीं बाहर, कभी भी कहीं से भी वो इस प्रॉक्सी सर्वर के थ्रू लाइब्रेरी रिसोर्सेज को, इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि लाइब्रेरी को मतलब यूज़र्स को लाइब्रेरी के अंदर या फिर लाइब्रेरी के जो नेटवर्क है, कंप्यूटर नेटवर्क, उसके अंदर में आना होगा, वो बाहर कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो ये जो ईज प्रॉक्सी है इसको डेवलप्ड किसने किया था? इस सॉफ्टवेयर जो ईज प्रॉक्सी का जो सॉफ्टवेयर है इसको डेवलप करने वाले के जो नाम है वो है क्रिस जैगर। क्रिस जैगर ने 1999 क्रिस जैगर ने 1999 में, क्रिस जैगर भी एक लाइब्रेरियन थे, उन्होंने इस सॉफ्टवेयर को लिखा था, सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन किया था क्रिस जैगर ने 1999 को। बट OCLC ने इस सॉफ्टवेयर को एक्वायर कर लिया। कब? 2008 को OCLC ने ये जो एस प्रॉक्सी सर्वर है उनको एक्वायर कर लिया और क्रिस चार्ल्स को हायर कर लिया अपना एक कंसल्टेंट, फुल टाइम कंसल्टेंट के रूप में। ठीक है, तो इस प्रॉक्सी जो है वो प्रोडक्ट अब किसका हो चुका है? तो वो OCLC का, पर इसको लिखा किसने था? इस बार एग्जाम में आया था कि इस प्रॉक्सी से प्रोडक्ट ऑफ किसका प्रोडक्ट है? OCLC। हो सकता है आपके आने वाली आगामी एग्जाम में पूछा जाए कि इस प्रॉक्सी जो है उसको किसने लिखा था, इस सॉफ्टवेयर को किसने डिज़ाइन किया था, तो आप बोलेंगे क्रिस जैगर ने इस सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन किया था। ठीक है, ठीक है, इतना काफ़ी है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में आपसे पूछा गया है कि हु हैज़ डिवाइडेड रेफरेंस सर्विस इनटू 2 कैटेगरी, दैट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ऑप्शन दी गई है आपके विलियम कैट्स, ऑप्शन बी है आपके डॉक्टर SR रंगनाथन, ऑप्शन सी है आपके ग्रेग एस्पनेस और ऑप्शन डी है आपके मार्गरेट हुचिन्स। तो रेफरेंस जो सर्विस है उसको उनको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में डिवाइड किया गया। डायरेक्ट जो रेफरेंस सर्विस होता है वो क्या होता है? डायरेक्ट रेफरेंस सर्विस मतलब पर्सन टू पर्सन, अगर कोई लाइब्रेरी यूज़र्स है, उसे कुछ डाउट हुआ, वो एक रेफरेंस सर्विस लेना चाहते हैं, तो वो डायरेक्ट रेफरेंस लाइब्रेरियन को कांटेक्ट करके वो डायरेक्ट ह्यूमन टू ह्यूमन अपना प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ये होते हैं डायरेक्ट। और अगर इनडायरेक्ट मतलब कि इनडायरेक्ट एक ऐसा सर्विस है जो कि बिहाइंड द सीन एक्टिविटीज़ है, जैसे कि आप एज फॉर एग्जांपल आप कैश ले लो, करंट अवेयरनेस सर्विस, या SDI हो गए, कंटेंट जो करंट कंटेंट होते हैं वो सारे चीज़, बिब्लियोग्राफीज डिज़ाइन करना, वो ये सारे के सारे हो गए इनडायरेक्ट। इन सबको एक कैटेगरी इनडायरेक्ट रेफरेंस सर्विस में रखा गया और डायरेक्ट मतलब ह्यूमन टू ह्यूमन। तो इस टाइप के जो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कैटेगरी में डिफाइन किया गया था रेफरेंस सर्विस को, तो ये किसने किया था? तो ये किए थे विलियम कैट्स ने। ये बात को आप ध्यान में रखेंगे कि आंसर हो जाएगा आपका विलियम कैट्स। उन्होंने इनको रेफरेंस सर्विस को डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में डिवाइड किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉकॉस LOCKOSS, ये है क्या? एक इंटरनेशनल कम्युनिटी है
जो कि इनिशिएटेड बाय, किन्होंने इसे इनिशिएट किया था? ए आपके ऑप्शन है MIT लाइब्रेरीज, बी ऑप्शन है आपके स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, सी ऑप्शन है आपके यूनिवर्सिटी ऑफ वाइकाटो, और ऑप्शन डी आपके यूनिवर्सिटी ऑफ साउथैम्प्टन। ठीक है, तो बताएं LOCKOSS ये है क्या? ये एक तरह का नेटवर्क है। कैसा नेटवर्क है ये? पीयर टू पीयर नेटवर्क है ये एक। ठीक है, ध्यान में रहे, ये एक तरह का पीयर टू पीयर नेटवर्क है। और इसका जो लॉकॉस है LOCKOSS, ये अलाउ करता है लाइब्रेरी को, जिससे लाइब्रेरी अलाउ करता है लाइब्रेरी को अपने जो मटेरियल है, अपने रिसोर्सेस है, उनको कलेक्ट करना, प्रिजर्व करना, प्रोवाइड करना, और यूज़र्स को प्रोवाइड करना रीडर्स के लिए थ्रू वेब। तो ये मेनली जो LOCKOSS का पर्पस है वो क्या है? ये है प्रिजर्वेशन। इनका मेन एम ही होता है डिजिटल प्रिजर्वेशन। तो इसको ध्यान में रखें कि LOCKOSS लॉकॉस का जो लॉकॉस का जो मेन पर्पस होता है, ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो वो मेन डिजिटल प्रिजर्वेशन के लिए यूज़ होता है। और इनको डेवलप्ड मतलब इनको इनिशिएट कौन किया था? इनिशिएटेड बाय तो स्टैनफोर्ड ने इसे इनिशिएट किया था। ये एक तरह का ओपन सोर्स सिस्टम है। ओके, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। Tourbillon. Question number 29. Tourbillon, a manual for writers, is a kind of ऑप्शन दी गई है आपकी। ऑप्शन है आपके साइटेशन स्टाइल मैनुअल, बी ऑप्शन है थीसिस राइटिंग मैनुअल, सी ऑप्शन है आपके रिव्यू राइटिंग मैनुअल, और डी ऑप्शन है आपके टेक्निकल राइटिंग मैनुअल। तो जो टूरबियन है वो है क्या? ये एक तरह का मैनुअल है फॉर राइटर्स ऑफ रिसर्च पेपर, थीसिस एंड डिजर्टेशन। जो भी राइटर्स हैं, जो रिसर्च पेपर लिखते हैं, थीसिस लिखते हैं, डिजर्ट, उन लोगों के लिए एक तरह का ये मैनुअल है। तो ये है क्या? मतलब साइटेशन स्टाइल मैनुअल है, थीसिस। तो आप लोग बताएं इसका आंसर क्या है? ये जो है ना टर्बियन, इनको पब्लिश किसने किया था? को पब्लिश किए थे यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो प्रेस, याद रहे। ठीक है, तो टूरबियन को डेवलप्ड किए थे, पब्लिश किए थे यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो प्रेस। तो ये है क्या? ये एक तरह का थीसिस है, थीसिस राइटिंग मैनुअल है। ये एक तरह का थीसिस राइटिंग मैनुअल है। ऑप्शंस भी होंगे इसके राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 आपके स्क्रीन पे है, जिसमें पूछा गया है कि यूनेस्को नेटवर्क ऑफ एसोसिएटेड लाइब्रेरी इज़ अ नेटवर्क ऑफ। ये जो UNAL यूनाल है, ये क्या है एक्चुअली? किसका नेटवर्क है? रिसर्च एंड टेक्निकल लाइब्रेरीज का नेटवर्क है, पब्लिक एंड कम्युनिटी लाइब्रेरी का नेटवर्क है, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी का नेटवर्क है, या सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ का नेटवर्क है? तो यूनाल जो है, यूनेस्को नेटवर्क ऑफ एसोसिएटेड लाइब्रेरीज, ये इसकी स्टार्टिंग हुई थी 1990 में पेरिस में। स्टार्टिंग हुई थी 1990 में। ये एक्चुअली में जो भी लाइब्रेरी एसोसिएटेड है यूनेस्को से, उन लोगों के लिए कॉमन प्लेटफॉर्म, कॉमन नेटवर्क डेवलप करती हैं, जहाँ पे वो लोग इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग को फोस्टर कर सके, नॉलेज को स्प्रेड कर सके, कल्चर्स को प्रमोट कर सके, माइनॉरिटी कल्चर को प्रमोट कर सके। तो इन सब चीज़ों को डिस्कस करने के लिए उन्होंने एक नेटवर्क बनाया, नॉलेज को स्प्रेड करने के लिए डेफिनेटली। तो इन सब चीज़ों के लिए उन्होंने एक नेटवर्क बनाया, जो उन सब लाइब्रेरी के लिए जो कि यूनेस्को से एसोसिएटेड है, उन सब यूनेस्को एसोसिएटेड लाइब्रेरी के लिए ये एक नेटवर्क
बनाई गई है, जो कि 1990 में पेरिस में बनाई गई थी, यूनाल। तो ये है क्या, मतलब तो ऑफ कोर्स पब्लिक और कम्युनिटी लाइब्रेरी जो होती है ना, वो यूनेस्को से मतलब यूनेस्को से कांटेक्ट में रहती है। यूनेस्को बेसिकली किस टाइप के लाइब्रेरी को फेवर करती है, पब्लिक लाइब्रेरी। तो पब्लिक लाइब्रेरी एंड कम्युनिटी लाइब्रेरी विल बी द आंसर। ठीक है, तो ये जो थी हमारी आज की 10 क्वेश्चन हमने आज कवर किया। हमने अब तक टोटल 30 क्वेश्चंस को कवर किया है। तो आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी, आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे लिख करके बताएं, या फिर अगर आप कुछ और चाहते हैं, कोई इसमें कुछ चेंजेस चाहते हैं, या फिर आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि कहीं कुछ मिस्टेक हो रही है, कहीं कुछ गलत हो रहा है, मुझे और इम्प्रूव करना चाहिए, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी तो आप लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब कर ले, बेल बटन को क्लिक कर ले, ताकि जब भी वीडियोस आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। राधे राधे, थैंक यू।